तो हम लोग आज थोड़ा व्यवहार की बारे में चर्चा करेंगे। असल में हम संगठन में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन को हम जानबूझकर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहार होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में संबंध होते हैं। जो जानबूझ के बनाते हैं वो फॉर्मल है, और जहां व्यवहार और संबंध है ये इनफॉर्मल है। होते दोनों ऑर्गेनाइजेशन में है, और ऑर्गेनाइजेशन के दो डायमेंशन है, एक है फिजिकल और एक है ह्यूमन रिसोर्स। ये दोनों क्लब होते हैं तो कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको संगठन पूरा करता है। जब तक ये मिलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम फ्यूल की बात करें, टेलर की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, उर्विक की बात करें, गुलिक की बात करें, मूने रैले की बात करें, ये तमाम जो थिंकर हैं ये फॉर्मल थ्योरी के हैं, ये फॉर्मल के हैं। इन लोगों ने संगठन के नियमों पे जोर दिया, इन लोगों ने संगठन की बनावट पे जोर दिया, इन लोगों ने संरचना पर जोर दिया, डिजाइन पर, स्ट्रक्चर पर और रूल्स पर जोर दिया कि अगर स्ट्रक्चर ठीक है, रूल्स ठीक हैं और इसका जो डिजाइन ठीक है तो प्रोडक्शन मिलता रहेगा, और प्रोडक्शन अगर मिलता रहेगा तो जो संगठन का उद्देश्य है मिलता रहेगा। लेकिन चूंकि संगठन का उद्देश्य सिर्फ इतने से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन में वक्त के साथ मंजिलें बदलेंगी। यानी जैसे हमने बताया होगा कभी कि 100 यूनिट उत्पादन अगर चाहिए और अगर आज 150 यूनिट चाहिए तो 150 यूनिट के लिए आपके पास संरचना तो है, बनावट भी है, नियम भी है, बट प्रोडक्शन नहीं है। तो दूसरे जो विचारक आए ये वाले आए, जैसे इसमें आएगा एल्टन मेयो और बर्नार्ड वगैरह। इन लोगों ने, एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से है, बर्नार्ड बिहेवियर थ्योरी से है। इन लोगों ने बताया कि व्यक्ति, चूंकि संगठन एक सामाजिक व्यवस्था की तरह भी है, क्योंकि उसमें मानव आता है और एक सामाजिक प्राणी है, तो जैसे वो समाज में व्यवहार करता है घर परिवार में, वैसे ही वो संगठन में भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो वो संगठन का व्यवहार, अगर इनके व्यवहार को समझ करके काम किया जाए तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझेंगे नहीं? चलो इधर विषय में आते हैं। तो जैसे 150 यूनिट का प्रोडक्शन है तो अब 100 यूनिट से 150 करने के लिए इनके व्यवहार और संबंध में परिवर्तन चाहिए। व्यवहार और संबंध के परिवर्तन में इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति संगठन में आकर के वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं बच्चा कि जो कोचिंग में लापरवाही करेगा वो आप हाई स्कूल इंटर में भी किए होंगे, थोड़ा रिफ्लेक्शंस रहते हैं, अपसेंट करना, लापरवाह। हाई स्कूल में जिसका 50% है, इंटर में 52% है, तो शुरू से कम पढ़ा है ना, ये तो दिखता ही है। उसी तरीके से रिफ्लेक्ट भी होता है थोड़ा सा। तो अगर आप इसको बढ़ाना है तो संबंध कैसे सुधारेंगे? अब मान लिया एक व्यक्ति का संबंध, जैसे एक लड़का लड़की होते हैं, जब दोनों आपस में प्यार मोहब्बत कर बैठते हैं तो उसमें जो आउटपुट से कैसे डरते हैं लोग? माता पिता को क्या दिक्कत हो जाती है कि इसको आईएएस बनना था, यहां प्यार मोहब्बत में उलझ गए। तो ये रिलेशन, जैसे रिलेशन क्रिएट हुआ संगठन को नुकसान हुआ।
पहला ये, जैसे आपकी दोस्ती बढ़ी गलत लोगों से या इस तरीके का, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, जो उद्देश्य हम पाना चाहते हैं वो खतरे में जाता है। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि संगठन में जब व्यक्ति रिलेशन बनाता है तो उसकी जो मनो इच्छा होती है, यानी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जहां पे 7-8 घंटे काम कर रहा है, वहां अगर दोस्ती यारी होती है तो उसको एक तसल्ली रहती है, और यह एक ह्यूमन नीड भी है। ठीक है, एक जो है व्यक्ति की जरूरत भी है, उसकी आवश्यकता भी है। इस आवश्यकता के मद्देनजर अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें रिलेशन तो सही है। रिलेशन से उत्पादन कैसे मिलेगा, उसको मेयो ने समझाया। मेयो ने 1927 से 32 के बीच में हाथोन प्लांट में 25,000 कर्मचारियों पे काम किया था। उसके आधार पर उसने बहुत सारी चीज समझाने का प्रयास किया। उसमें क्या रिलेशन समझाने का, जैसे एक अधिकारी होता है और बहुत सारे अधीनस्थ होते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन, अगर अधिकारी सिर्फ संरचनात्मक व्यवहार करेगा, औपचारिक करेगा, और जबकि संगठन में अनौपचारिकता भी है, तो ये दोनों कटे रहेंगे। तो इनके बीच में अगर संवाद अनौपचारिक भी हो तो हमेशा इनको अच्छा लगेगा। अच्छे मन से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आप समझे ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं डिससेटिस्फाई मन से अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूं। असल में मेरी प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, मेरा प्रॉब्लम यह है कि हम भी एक सेटिस्फैक्ट्री नीड की तलाश में रहते हैं, और सेटिस्फैक्ट्री नीड डिपेंड्स ऑन जो है ना हमारे जो, जैसे हम क्यों यहाँ आए हैं भाई, अगर ये कनिका नहीं हो, हर्षिता ना हो, तुम ना हो, तो हम यहाँ क्यों आएंगे? कोई लॉजिक ही नहीं है। और जब उसमें एफर्ट को, जैसे कोई संगठन है उसमें जो मैन पावर है, उससे उम्मीद की जाती है कि ये इसके अंदर जो इफिशियंसी है उसको हम प्रोडक्शन में चेंज करेंगे। तो जब इफिशियंसी को प्रोडक्शन में चेंज नहीं, क्योंकि टेलर ने कहा है व्यक्ति में असीम क्षमता होती है, यानी संगठन का जो संरचनात्मक फॉर्मल थ्योरी का टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसने माना है कि व्यक्ति में असीम क्षमता होती है। वो क्षमता निकालेगा कैसे, तो उसने एक तरीका सोचा कि जितना काम करोगे हम उतना पैसा देंगे। तो लोग पैसों से सुविधाएं खरीदते हैं, तो सुविधाओं के लोभ में, अधिक पैसों की चाह में प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और अपनी इफिशियंसी को बाहर निकालेंगे। और हद तक सही भी है, यही होता भी है। ज्यादा पैसे की चाहत में लोग ज्यादा काम करते हैं, और ज्यादा काम करेंगे तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, उससे सोफा खरीदेंगे, पनीर की सब्जी बनेगी, कार आएगी, ऐसी सुविधाएं बना लेते हैं वो। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भाई संरचना तो उतनी है। जैसे एक कंप्यूटर है और एक व्यक्ति को मैंने कहा कि तुम एक पेज टाइप करोगे तो हम तुम 1 रुपया देंगे, 20 पेज करोगे तो 20 रुपया देंगे। तो उसको हमने अपना कंप्यूटर एक खरीद के दे दिया, और वो 18 पेज, 20 पेज, 22 पेज टाइप कर रहा है। लेकिन 20-22 पेज से मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे चाहिए 30 पेज टाइप करने वाला। अब अगर मुझे 30 पेज टाइप कराना है तो मुझे 2 सूरत है मेरे पास। एक सूरत यह है कि उसी व्यक्ति में इफिशियंसी को और गाढ़ा किया जाए। दूसरा एक तरीका है कि एक कंप्यूटर और खरीदा जाए और एक व्यक्ति को और अपॉइंट किया जाए। दूसरा जो तरीका है वो एक्सपेंड ज्यादा करा देगा, पैसा खर्च करा देगा और सैलरी का एक टंटा खड़ा कर देगा, और ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि एक नया कंप्यूटर खरीद कर एक नया मैन पावर वहां स्टैब्लिश कर सके। और जो पहले से व्यक्ति काम कर रहा है उसको यह लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम संगठन का ऐसा क्या नुकसान कर रहे हैं,
संगठन हम 15 पेज अगर करते हैं तो हमको 15 रुपए देता है, हम 10 पेज करेंगे 10 रुपए देगा। हमने तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई लॉस ही नहीं किया, क्या फर्क पड़ जाएगा। किसी दिन हमने 20 कर दिया तो भाई मेहनत किया था तो 20 रुपए मिल गया। आज चलो हमने 12 पेज किया, 12 रुपए दे दो। आपका तो मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन उसने गलत किया है। गलत कैसे किया? उसने कंप्यूटर यानी रिसोर्स को 100% फंसाया और इफिशियंसी कम निकाला। और अगर हम उसकी जगह मैन पावर चेंज करते और 30 पेज वाला कोई व्यक्ति लाते, 25 पेज टाइप करने वाला लाते दिन भर में, तो हमारा रिसोर्स 25,000 का खर्च हुआ, एक कुर्सी, जगह, ऑफिस सब इंगेज है, आपने इंगेज किया, और आपकी पोटेंशियल कितना 12 पेज की। और आप कहते हैं अरे सर क्या फर्क पड़ता है, 12 पेज है तो 12 रुपए दे दीजिए। हम आपका क्या नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। नुकसान ये है कि हमने गलत, सही जगह पे गलत आदमी रखा हुआ है। ये हमारा डिसीजन का नुकसान है। हम तुम्हारे साथ नियंत्रण करने में लगे रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं तुमको कि यार भाई आज 22 पेज की जरूरत है, तुम सुबह थोड़ा सा यार थोड़ा ठीक से काम, हमको ये बताना पड़ता है रोज। हमें कोऑर्डिनेशन विकसित करना पड़ता है, हमें तुम्हारी गलतियों का जवाब कहीं और देना पड़ता है। तो वो क्या करेगा? उसको समझाएगा, बुझाएगा कि देखो यार तुम भी, मैं नहीं चाहता कि तुमको नौकरी से निकालें, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा है वैसा है, कोशिश करो कि कर लो। और नहीं कर पाएगा, मान लो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से भी प्रोडक्शन नहीं मिला और वो समझा के गया, सब बगल वाले को बोला है अरे क्या समझा रहे हैं, हम तो यही करेंगे 12-15 पेज जो हो पाएगा। तो आप ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट इंगेज किए हुए हैं और प्रोडक्शन कम देते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से प्रोडक्शन बढ़ा, वो 15 पेज से 18 पेज किया, लेकिन 22 पेज तक नहीं पहुंच पाया। अब 22 पेज तक नहीं पहुंचेगा तो आपको आगे व्यवहार करना पड़ेगा अलग से, जैसे प्रशासनिक व्यवहार। हम अगर ह्यूमन बिहेवियर करते रहेंगे तब तो ये सोचेंगे कि भाई इसको सैलरी, इसका घर परिवार कैसे चलेगा, ये तमाम चीजें कैसे चलेंगी, ये ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जाएंगे तो उसमें हम डिसीजन लेना चाहेंगे, हम उसमें कम्युनिकेशन चाहेंगे, और डिसीजन में हम डिसीजन को डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स हम जो डिसीजन डिजाइन करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति उस जगह पे हमको फिट ही ना मिले। तो हम ह्यूमन बिहेवियर को साइड रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को आगे रखेंगे, उस व्यक्ति को बाहर करेंगे संगठन से, फिर नई वैकेंसी निकालेंगे और कहेंगे कि तुम दिन भर में कितना काम कर सकते हो, 3 दिन के लिए तुमको प्रोबेशन पीरियड पे रख रहा हूं, अगर पर डे तुम 25 पेज 12 फाउंड पर और इतने लाइन और इतने स्पेस के साथ टाइप करके मुझे दे दिया तो हम तुम्हारी नौकरी पक्की करेंगे। अदरवाइज 3 दिन है, इसके आधे जो पैसे दिन भर के बनते मिलेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करूंगा। तो उसको एक कंप्यूटर दे दिया, 3 दिन उसका काम देखा, देखा वो काम ठीक है, अब उसको अपॉइंट कर दिया। अगर आप उसी इमोशनल, उसी रिलेशन में फंसे रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खराब। जैसे आपका स्कूल हो और आपका कोई रिश्तेदार हो जो ठीक से पढ़ाने में ना हो, उसको आप भर्ती कर दीजिए कि स्कूल में ये भी खाली पीली घूम रहा है। मान लो मौसी का लड़का है और स्कूल हमारा है, तो हमने रिलेशन में आकर के, दबाव में आकर के बात मान लिया। मौसी ने कहा अरे बेटा ये घूमता रहता है, तू एक काम क्यों नहीं करता, इसको भी अपने स्कूल में लगा ले। मौसी की बात नहीं टाल पाए, हमने कहा चलो भाई तुमने लगा दिया। वो पता चला कि पढ़ाता भी कम है, वही नेतागिरी कर रहा है क्योंकि उसके मौसी के लड़के का स्कूल है। तो एक तरफ तो उससे प्रोडक्शन लेना तो दूर की बात, दूसरे उसके साथ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के एक और झंझट बढ़ा दिया। तो यहां पर साइमन के हिसाब से देखें हम लोग अगर समझे तो हमें प्रशासनिक व्यवहार में जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल हमने उद्देश्य के लिए खोला है, रिश्तों की पूर्ति के लिए नहीं।
तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में डिसीजन लेंगे कि राइट पर्सन नहीं है, तो उसको हम बुला के कहेंगे यार तुम कल से मत आना, ये अपनी सैलरी ले लो। बोले क्या बात है भैया? बोले बस आना नहीं है। अब मैं उसी से उससे थोड़े रिश्ते नाखुश हो गए, लेकिन स्कूल तो आपका अच्छा चल रहा है ना, तो रिश्ते अच्छे करके स्कूल बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं आप। आ रहा समझ में क्या समझा रहा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या है? उन कमियों को दूर करेगा जो घालमेल के कारण संगठन में बने हुए हैं। डिसीजन को डिजाइन करो। हालांकि टेलर ने भी कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट सही स्थान पे सही व्यक्ति, कि सही स्थान पे सही व्यक्ति का चयन कीजिए। ठीक है, देखो, एक तो बोलते हैं बच्चा निर्णयन, निर्णयन को बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। एक बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार। एक होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और एक है लीडरशिप, इंग्लिश हिंदी यहां वहां होता जा रहा है, नेतृत्व बोलते हैं। आप प्रशासनिक व्यवहार के अंदर इन चार बातों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने अगर डिसीजन को डिजाइन करेंगे तो डिसीजन क्या डिजाइन करते हैं? आपके पास अगर विकल्प बहुत है, जैसे आप रोज जो कपड़े पहन के आते हैं वो आपका डिसीजन होता है। ठीक है, जो कपड़े आप रोज पहनते हैं, रोज सवेरे आप डिजाइन करते हैं, विकल्प को डिजाइन करते हैं, क्योंकि कपड़े एक नहीं अनेक हैं, तो उसमें से जो आज आपने पहना वो आपका डिसीजन है। और पहनने से पहले जो सब किया वो डिसीजन मेकिंग था, निर्णयन और निर्णय। क्या समझे? निर्णयन जो है एक प्रकार से इसका बेसिक फार्मूला यह है कि उपस्थित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन। जैसे 10 कपड़े हैं, उसमें से जो आज आपने पहना वो तुलनात्मक श्रेष्ठ थे आज के लिए। यह निर्णय आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन निर्णय लिया होगा। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो गियर बदलने का निर्णय ही लेता है, ब्रेक लगाने का निर्णय ही लेता है। अब वो चूंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है, बट लेता तो निर्णय ही है कि भाई अब यहां गाड़ी रोकना चाहिए, ब्रेक लगा देगा। गाड़ी धीमी करनी चाहिए, धीमा कर देगा। तो डिसीजन तो होता ही, डिजाइन तो करता ही है। उपस्थित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन, है ना, डिसीजन मेकिंग है। तो ये तो साइमन ने बताया, इसका डिटेल हम बाद में बताएंगे। और साइमन ने यहीं पर वैल्यूज की बात कही है, मूल्य की, जिसमें पसंद और नापसंद की बात कही है। व्यक्ति को जो पसंद होता है वैसा ही निर्णय लेता है। ठीक है, इसलिए तथ्य और मूल्य दो होते हैं, फैक्ट एंड वैल्यूज बोलते हैं इसको। फैक्ट एंड वैल्यूज, एक फैक्ट पर मूल्यों के कारण आपके फैसले भिन्न होते हैं। यही कारण है कि हाई कोर्ट जो फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज का मूल्य अलग है, जबकि तथ्य वही थे। तो जैसे पसंद ना पसंद में वैल्यूज आता आड़े, तो आपकी क्या करते हैं, निर्णय वही लेते हैं जो आपको पसंद रहता है, तथ्य कुछ भी हो। जैसे आज आपने जो कपड़ा पहना, आज आपको पसंद आया, लेकिन कल जो वो पसंद आया जो आज ना पसंद था। घर में सब्जी भी बनती है ना, तो लोग कहते हैं कल कद्दू बना था, छोड़ो आज तोरी बनाते हैं। तो एक दूसरे की तुलना में चीजों को भी पसंद करते हैं। जो उस दिन काम किया वो आपका एक प्रकार से वही सेटिस्फैक्ट्री एक संदर्भ आया वहां पर, आप निर्णय ही लेते हो सेटिस्फैक्ट्री के लिए। आपको जो पसंद नहीं वो नहीं खाते हो, ये वैल्यूज हैं आपके।
लेकिन जो पसंद है वो ज्यादा खाते हो, ये भी वैल्यूज हैं आपके, है ना। तो कुछ लोगों के वैल्यूज, हम लोग डिफरेंस होते हैं वैल्यूज के कारण ही, हमारे आपके बीच का डिफरेंसेस ही है वैल्यूज के कारण। आपका मूल्य हमारा मूल्य डिफरेंट है, हम लोगों का जो है वैल्यूज ही डिफरेंट है। इसीलिए कोई कुछ व्यक्ति टॉलरेट कर ले जाते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ देखे होंगे बात बात में झगड़ा कर लेते हैं, कुछ होते हैं पेशेंस दिखाते हैं, है ना। वो सब वैल्यूज के कारण है कि झगड़ा करना भी एक डिजाइन ही होता है, झगड़ा करना भी एक निर्णय ही है। आपने झगड़ा करने का निर्णय लिया, जैसे थप्पड़ मारना भी एक निर्णय ही है, बट गुस्से में कब आपने थप्पड़ मारा, अरे आप जल्दी से मान लो किसी को थप्पड़ मार दिए, तो जो आपने थप्पड़ मारा वो निर्णय ही था आपका थप्पड़ मारने का, लेकिन वो बहुत जल्दी आपने डिजाइन किया। ऐसा नहीं, हर निर्णय पॉलिसी की तरह नहीं, सड़क बनाने जैसा कि 6 महीना सोचेंगे या 5 महीना सोचेंगे, 3 महीना सोचेंगे, तुरंत भी हो जाता है। जैसे जब हम क्लास में आते हैं तो हम कई चीजें डिजाइन करके थोड़ी आए रहते हैं। साइमन कहता है क्लास हमारा कार्यक्रमिक फैसला है, हमको कल से पता है कि हमको क्लास में जाना है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजन। ये प्रोग्राम्ड है। एक होता है नॉन प्रोग्राम्ड, अनप्रोग्राम्ड, अकार्यक्रमिक, जिसका कोई कार्यक्रम नहीं है, वो उस परिस्थिति में कोई फैसला ले लेता है व्यक्ति। और साइमन ने कहा है कि जो परिस्थितियों के फैसले होते हैं वो आई हुई सिचुएशन के कारण होते हैं, नाम ही है परिस्थितियों के फैसले, अकार्यक्रमिक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, एकाएक कोई आ गया, है ना, हाँ बताओ क्या बात है, ऊपर बैठी मैं आ रहा हूं। प्रोग्राम पढ़ाने का था, कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया, तो उसको हम, अब मैं निर्णय लिया ना मैंने कि ऊपर बैठिए, जल्दी से बताया ना उसको ऊपर बैठो मैं आ रहा हूं। ये डिजाइन, ये हमने डिजाइन कर लिया इतनी देर में कि उपस्थित विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प क्या है, यहां बात करना ठीक नहीं है, इनको ऊपर भेज के अब बाद में जाके मिलेंगे वहां बात करना ठीक है। तो विकल्प तो मेरे यहीं भी बात करने का था। जैसे कोई फोन आया, हेलो हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूं, अभी ऑफिस पहुंच के बात करता हूं, तो हमने विकल्प लिया। श्रेष्ठ विकल्प क्या होगा, गाड़ी चलाते हुए बात करना या ऑफिस में बैठ के बात करना, तो हमने ऑफिस में बैठ के बात करने वाला विकल्प लिया। ये बताता है, ये डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन में क्या आया होगा, यार गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक है, फिर ये ठीक नहीं है, ध्यान इधर उधर जाता है, सब कुछ 10 सेकंड के अंदर ही आ गया दिमाग में, तो हमने उसको मना कर दिया। कितने फोन आते हैं, मैं गाड़ी चला रहा था, हकीकत में होता है, तो मैं अभी ऑफिस पहुंच के बात करता हूँ, कोई क्वारी जो रही, कभी कभी वो करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे फोन ऑन, अब उनके भी दिमाग से उतर गया है, हमारे तो उतर ही जाता है। हम नहीं मिलाते फिलाते फोन, वैसे हम फोन नहीं मिलाते। जैसे कोई कहेगा कि हम सर कल एडमिशन कराने आएंगे और ये वो, तो नहीं आए तो हम फोन भी नहीं मिलाएंगे आपको। हमारा ये मानना है कि ये आपका सौभाग्य है कि आप ऐसा सोचे, और ये आपका 1000 भाग्य है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना मेहनत, अपना अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है। हम उसमें सिर्फ अगल बगल से थोड़ी अप्रोच कर सकते हैं, उसकी किस्मत को हम बदलने का ठेका नहीं लिए हैं, ना हमसे संभव। तो वो जैसा सोच के आएगा वैसा ही कृत्य किया जाएगा।